इलेक्शन आता है तो ये मजहब के रखवाले भी बनते हैं। मजहब और दीन, कम से कम मैं मुसलमान हूँ, इनके घर में इस्लाम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर ढूंढें भी वो दूरबीन लगा के कोई नहीं है। इलेक्शन आता है तो ये मजहब के रखवाले भी बनते हैं। मजहब और दीन, कम से कम मैं मुसलमान हूँ, इनके घर में इस्लाम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर ढूंढें भी वो दूरबीन लगा के कोई नहीं है। इलेक्शन आता है तो ये मजहब के रखवाले भी बनते हैं। मजहब और दीन, कम से कम मैं मुसलमान हूँ, इनके घर में इस्लाम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर ढूंढें भी वो दूरबीन लगा के कोई नहीं है। इनके बयानात इलेक्शन के नजदीक जब आप आते जाएंगे, जब भी इलेक्शन होंगे, इससे भी ज्यादा पोलराइज। ये एक बड़ी पुरानी आदत है। ये गाड़ियां बदलते बदलते 2-3 गाड़ियां बदल के मिलते हैं बीजेपी वालों से दिल्ली में। फारूक साहब ने खुद तो बड़े इंटरमीडियरी दिल्ली के साथ बीजेपी के साथ डाले हुए हैं, और इनने तो ये भी कहा बिहाइंड क्लोज डोर्स कि हमारी 15 सीटें अगर 18-19 होती वी वुड हैव गॉन विद बीजेपी। फारूक साहब तब लंदन में थे, वो वापस आए, उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ होता मैंने बीजेपी के साथ अलायंस की होती। इनने अपने बेटे को मिनिस्टर बनाने के लिए भी अलायंस की। पीडीपी वालों ने अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अलायंस की। मुफ्ती साहब का जब इंतकाल हुआ उसके बाद क्यों कंटिन्यू किया महबूबा जी ने बीजेपी के साथ। इलेक्शन आता है तो ये मजहब के रखवाले भी बनते हैं। मजहब और दीन, कम से कम मैं मुसलमान हूँ, इनके घर में इस्लाम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर ढूंढें भी वो दूरबीन लगा के कोई नहीं है। कश्मीरी बोल नहीं सकते, कश्मीरी बोल नहीं सकते। somebody who can't speak in कश्मीरी वो हमारा कल्चरल गार्डियन भी बन जाता है। तो इतने बदकिस्मत लोग तो हम हैं नहीं। दे आर स्पॉइल्ड ब्रैट्स। वो स्पॉइल्ड कोई ब्रैट होता है ना, एक अमीर रईस की बिगड़ी हुई औलाद, ये वैसे ही लोग हैं। ये कहते हैं अगर कोई अल्टरनेटिव इमर्ज हुआ तो हमें तो लिख के दिया था कि जो यहाँ रॉयल्टी खत्म हो गई, राजे खत्म हो गए, उसके बाद हम राजे हैं। लेकिन ये उमर साहब को जो लगता है, मैं थोड़ा आई रिस्पेक्ट हिम एज somebody who was a friend, और इज्जत भी करनी चाहिए सबकी। लेकिन ये जो वो इरिटेटेड मूड में आके बता देते हैं ना, जैसे उनने हम सब के एंसेस्टर्स पे उनने बड़ी एक फेवर किया है, वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। हमने बड़ी मन्नतें मांगी उनसे कि आप जी आइए बैठिए यहाँ पे। इरिटेट हो के कल परसों भी उन्होंने किसी चैनल में बोल दिया, देखो जी मेयर पूरे मुल्क में घूमता है। तो मतलब ये क्या, कौन सा वीज़ा उनको दिया था, किस राजे ने दिया था कि वो पूरी दुनिया घूमेंगे वो? हाँ, और वो वाजपेयी गवर्नमेंट के MOS एक्सटर्नल अफेयर्स भी बनेंगे। ही विल बिकम द एम्बेसडर, मुस्लिम एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अ बीजेपी गवर्नमेंट। ये दिस इरिटेबिलिटी, ये दिस स्पॉइल्ड ब्रैट एटीट्यूड कि वो जी बी टीम है, वो जी सौदागर है, ये जी ये है। जनाब हमें पता है क्यों मुंह खुलवा रहे हैं। गाड़ियां बदल बदल के आप कहाँ गए, किधर गए, कहाँ मीटिंगें की, क्या की, इंटरमीडियरीज कौन थे, सब पता है। रहने दीजिए इस बात को। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। इस सब पर अपनी पार्टी का क्या सोचना है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के युवा अध्यक्ष जुनेद मट्टू हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जुनेद, जिस प्रकार से आए दिन नए फरमान पर फरमान जारी किए जा रहे हैं, हाल ही में अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी से जो है कपड़े और जूतों पर जो टैक्स लगता था 5%, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई की मार है, इन्फ्लेशन भी है, और अगर सियासी सतह पे देखा जाए तो ऐसे फैसले आमतौर एक पब्लिकली इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेनी चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को भी लोगों की जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उसकी तरफ सेंसिटिव होना पड़ेगा, और एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि लोगों की जो बुनियादी रोज़मर्रा के मसले मसाइल हैं उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। अच्छा, सियासत पर आऊंगा मैं। जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, तीनों अपने अपने बयान में ये कहते हैं कि मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित नहीं है। जुनेद मट्टू को क्या लगता है कि मुसलमान सुरक्षित है या फिर नहीं है? तो उनको ज़्यादा पता होगी, उनने मोदी सरकार के साथ सरकार बनाई है। वो तो मोदी सरकार में चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के साथ बनी है महबूबा जी, उनके वालिद साहब भी बने हैं। और उस टाइम तो उनने श्रीनगर स्टेडियम में मोदी साहब की तारीफ भी की, और
मुफ्ती साहब ने भी कहा, महबूबा जी ने भी कहा कि अगर कश्मीर के साथ कोई इंसाफ करेगा या वहाँ के हालात बेहतर करेगा तो मोदी जी करेंगे। तो अब आज उनको कुर्सी से हटके ये डर क्यों लग रहा है? वो कोई निजी शायद उनका मसला हो, शायद डर लग रहा हो। लेकिन न मैं मुसलमानों की बात कर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ना मैं मुसलमानों की बात करूँगा, ना उनका ही रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ना हिंदुओं की बात करूँगा। महबूबा जी के जो खदशात हैं, जो आइडियोलॉजी, उनका जवाब वो देंगी। लेकिन माइनॉरिटीज़ में अगर कोई फेयर और अप्रहेंशन है, उसकी बात महबूबा जी नहीं कर सकती। उसकी बात उमर साहब नहीं कर सकते, ना ही फारूक साहब कर सकते हैं। उमर साहब ने तो पॉलिटिकल करियर बीजेपी के साथ स्टार्ट किया और तब कोई मजबूरी नहीं थी बीजेपी के साथ अलायंस करने की, स्टेट में उनकी सीटें ही नहीं थी। तो खुद जूनियर मिनिस्टर बनने के लिए तो वो उस वक्त तो एनडीए ठीक थी और उस वक्त भी मोदी साहब गुजरात के सीएम थे। महबूबा जी ने तो अभी कल तक वो बीजेपी के साथ अलायंस में बैठी थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ के अप्रहेंशन नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन खासकर महबूबा जी और उमर साहब उसकी बात नहीं कर सकते। जुनेद, यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं 3 मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। अगर वो तीनों मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा? अब आम जनता ये भी सोचने पर मजबूर है कि अगर ये लोग मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं तो कहीं आने वाले समय में ये चुनाव की तैयारियां तो नहीं कर रहे हैं कि चुनाव में वोट, खासकर मुस्लिम वोट जो है वो इनको दिया जाए। और एक बात हमें भी ये समझ नहीं आ रही है कि मुस्लिम्स को सिर्फ वोट बैंक ही क्यों माना जाता है? नहीं, वोट बैंक नहीं माना जाता, ये एक मिथ है। आप ऑल ओवर द कंट्री देखिए, स्टेटिस्टिक्स देखिए, वोट बैंक बिल्कुल वो एक पुरानी बात है। मुस्लिम्स आर एनलाइटेंड वोटर्स और वो डिफरेंट रीजन्स में बेस्ड ऑन द रीजनल एस्पिरेशंस और रीजनल रियलिटीज़ अपनी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे करना चाहिए। इनके बयानात इलेक्शन के नज़दीक जब आप आते जाएंगे, जब भी इलेक्शन होंगे, इससे भी ज़्यादा पोलराइज्ड होंगे। इनने कभी गवर्नेंस में डिलीवर किया नहीं है। इनके स्कैम इतने बथेड़े हैं कि वो बाहर कैसे हैं वो शायद इन्हीं को पता है या उनको पता है जिनने इनको भी बाहर रखा हुआ है। तो इनके पास एक ही रिक्लूज और रेफ्यूज रहता है कि पोलराइज करें। तो वो ये कर रहे हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि माइनॉरिटीज़, मुसलमान, उनके अप्रहेंशन हैं नहीं हैं, वो एक दीगर सवाल है। लेकिन कम से कम ये बात नहीं कर सकते, ये माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर सकते। डिलिमिटेशन पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। जम्मू को 6 और कश्मीर को 1, इस पर भी खूब बवाल मचा हुआ है। वो पार्टियां जो कहती हैं कि हम जम्मू के हैं और जम्मू हमारा है, और अब जब ये प्रपोजल आया है कि जम्मू को 6 और कश्मीर को 1, तो उस पर बवाल मचा रहे, कह रहे हैं कि हम धरने पर बैठेंगे, ये गलत हुआ है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर डिलिमिटेशन पे कोई अपनी नाराज़गी इजहार कर रहा है, उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है आप जम्मू के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, हमारे लिए दोनों खिते बराबर हैं, लेकिन एक साइंटिफिक रैशनल के खिलाफ डिलिमिटेशन हुआ है। आबादी का जो यार्डस्टिक है उसके खिलाफ डिलिमिटेशन हुआ है। आप एक खिते में 1,25,000 पे सीट दे रहे हैं और दूसरे खिते पे उससे ज़्यादा पॉपुलेशन को आप डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। आप यार्डस्टिक सेम रखिए। और हमारी पार्टी का डिलिमिटेशन पे स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वी रिजेक्ट इट। लेकिन रिजेक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जम्मू के हित में बात नहीं कर रहे हैं। अगर 6 मिल भी गई है तो दिक्कत क्या है? क्योंकि देखिए, पहली बार शायद ऐसा लग रहा है, जम्मू के लोग महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो अच्छा हुआ है जम्मू के साथ। नहीं, देखिए, ये जम्मू की बात या कश्मीर की बात नहीं है, जम्मू और कश्मीर की बात है। बस एग्जैक्टली यही मैं आपसे सुनना चाहता था कि तमाम नेता ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में डिलिमिटेशन कमीशन ने ये फैसला अपना सुनाया है और 6 जो है वो जम्मू के कुछ जिलों में दी है और 1 कश्मीर के। आफ्टर ऑल जम्मू और कश्मीर मिलकर ही तो जम्मू कश्मीर बना है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको लगता है कि इसमें कोई इक्वल फेयर प्ले हुआ है? आप एक सीट 1,25 पे दे, 1,25,000 आबादी पे दे रहे हैं, दूसरी आप 1,40 पे, 1,35 पे दे रहे हैं। आप लगभग 10-11 लाख लोगों को मैथमेटिकली डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसमें एक और इशू है
फिर आपकी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, उनकी एक बड़ी देराना डिमांड थी कि उनको एक रिजर्वेशन, एक फ्लोटिंग कंस्टिट्यूंसी मिले, वो भी नहीं है। फिर जो आपकी पहाड़ी और गुज्जर की एक इक्वेशन है जो लग रहा है कि उनको तकसीम करने की कोशिश हो रही है, दैट शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड इन दिस। ये एक्सरसाइज एक बार होती है, डेकेड्स में एक बार होती है, और ये एक्सरसाइज परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें डेमोग्राफिक डिविजन्स नहीं होने चाहिए, इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड्स निकलने चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो मैथमेटिकली इसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल जम्मू और कश्मीर को आपस में भिड़ाने की बात नहीं है। भिड़ा हम नहीं रहे, भिड़ा वो रहे हैं जिनने एक कंप्लीट क्लियर कट मैसेज और परसेप्शन दी है कि दिस इज बीइंग डन ऑन पॉलिटिकल लाइंस। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि हाल ही में एक इंटरव्यू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने तो ओपनली कहा कि आप अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इससे पहले मेरी बात जो है वो इफ्रा जान से भी हुई थी, स्पोक्स पर्सन है वो, उन्होंने भी लगातार एनसी कहती आ रही है कि अपनी पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, इनकी एक बड़ी पुरानी आदत है, ये गाड़ियां बदलते बदलते 2-3 गाड़ियां बदल के मिलते हैं बीजेपी वालों से दिल्ली में। 4-5 जगह तो ये खुद लेटे हुए हैं कि हमारे साथ कुछ रियायत की जाए। फारूक साहब ने खुद तो बड़े इंटरमीडियरी दिल्ली के साथ, बीजेपी के साथ डाले हुए हैं। इट इज़ अ फैक्ट कि ये तैयार थे। आई वॉज इन दैट पार्टी। मैं आपको वसूख के साथ मैं बताना नहीं बहुत चीज़ें चाह सकता हूँ। जब 2014 में पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट गई, एनसी डिड ट्राई टू फॉर्म एन अलायंस विद बीजेपी। क्या इनके इंटरमीडियरी दिल्ली गए नहीं, मीटिंग्स अरेंज? अंगूर खट्टे हैं। नहीं गए ये। और इनने तो ये भी कहा बिहाइंड क्लोज डोर्स कि हमारी 15 सीटें अगर 18-19 होती वी वुड हैव गॉन विद बीजेपी। फारूक साहब तब लंदन में थे, वो वापस आए, उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ होता मैंने बीजेपी के साथ अलायंस की होती। हमारी बीजेपी के साथ अलायंस है नहीं, न की है, हम एक नई तंजीम है। इनने तो की है ना पीछे, जो जिनने पहले बैठ के, जिनने पहले यहाँ पे अलायंस किया है इनके साथ, पहले वो जवाब दें। और हमें कहाँ से ये बी टीम बोलेंगे? ये तो ए टीम है। इनने अपने बेटे को मिनिस्टर बनाने के लिए भी अलायंस की, पीडीपी वालों ने अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अलायंस की। मुफ्ती साहब का जब इंतकाल हुआ उसके बाद क्यों कंटिन्यू किया महबूबा जी ने बीजेपी के साथ? तो ये बड़ी एक आयरनी है, ये लोगों को कोशिश करते हैं बेवकूफ़ बनाने का। जब इलेक्शन आता है तो ये मजहब के रखवाले भी बनते हैं। मजहब और दीन, कम से कम मैं मुसलमान हूँ ना, इनके घर में इस्लाम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अगर ढूंढें भी वो दूरबीन लगा के कोई नहीं है। तो मजहब के रखवाले भी यही बनते हैं, हमारे दीन के भी यही बनते हैं, कल्चर के भी। कश्मीरी बोल नहीं सकते, कश्मीरी बोल नहीं सकते। somebody who can't speak in कश्मीरी वो हमारा कल्चरल गार्डियन भी बन जाता है। तो इतने बदकिस्मत लोग तो हम हैं नहीं। ये कहना फिर गलत नहीं है कि जब तक पावर है तो अंगूर मीठे हैं और पावर गई तो अंगूर खट्टे हो गए। मीठे खट्टे मुझे पता नहीं, इनकी डुप्लिसिटी बहुत है। ये दे आर स्पॉइल्ड ब्रैट्स। वो स्पॉइल्ड कोई ब्रैट होता है ना, एक अमीर रईस की बिगड़ी हुई औलाद, ये वैसे ही लोग हैं। ये कहते हैं अगर कोई ऑल्टरनेटिव इमर्ज हुआ तो हमें तो लिख के दिया था कि जो यहाँ रॉयल्टी खत्म हो गई, राजे खत्म हो गए, उसके बाद हम राजे हैं। अब ये क्या हो गया? इनने अभी तक 47 के बाद अभी तक ये रिकनसाइल नहीं किया दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। माइंडसेट है इन फैमिलीज का। देखिए वेयर डिड दीज मिलियंस बिलियंस कम फ्रॉम? कहाँ से आए ये रेंज रोवर? कहाँ से आई ये गाड़ियां? कहाँ से आई ये महल? कहाँ से आए? कहाँ से आए ये? दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट इट। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज अ स्कूल टीचर। तो ये अब जो ये इनने अपने दिमाग में कि हम जी रॉयल्टी हैं, ब्लू ब्लडेड हैं, ये कहाँ से आया? हमें भी तो तारीख शहर की पता है। तो इनको ये सब चीज़ें कहनी होती हैं। इनके लिए इट इज़ गोइंग टू बी अ रूड अवेकनिंग इन द कमिंग टर्म्स। इलेक्शन में क्या होगा वो तो लोगों के वर्डिक्ट पे आप छोड़ दें, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी कोई मोनोपोली नहीं है। अगर ऑल्टरनेटिव इमर्ज हो रहे हैं, वो लोगों को हक है उसको क्या करें। लेकिन ये बी टीम क्या करना चाहते हैं? ये क्या सियासी कारकुनों को मरवाना चाहते हैं? 8-10 हज़ार तो इनके वर्कर मरे हैं। 96 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स टेररिस्ट से नहीं मारे। क्यों मारे? क्योंकि तब एक नरेटिव बनाया गया इनके खिलाफ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जी दिल्ली से मिली हुई है, ये बी टीम है। तो ये क्या करना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? ये जो इनके मुखालिफ हैं उनको मरवाना चाहते हैं। जो इन पर हुआ वो आप पर थोप रहे हैं। हम पे होगा नहीं, क्योंकि न हमने किसी का हक खाया है, न किसी को पीएसए लगवाया है, न किसी के बच्चे को पकड़वाया है और फिर हम अपने लोगों से पैसे लेकर छुड़वाया है। ना नौकरियां बेची हैं, न ज़मीन खाई है, किसी का हक नहीं खाया है।
और झूठ नहीं बोला है। ये अपना देख लें। लेकिन ये उमर साहब को जो लगता है, मैं थोड़ा आई रिस्पेक्ट हिम एज समबडी हु वाज अ फ्रेंड, और इज्जत भी करनी चाहिए सबकी। लेकिन ये जो वो इरिटेटेड मूड में आके बता देते हैं ना, जैसे उनने हम सब के एंसेस्टर्स पे उनने बड़ी एक फेवर किया है, वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। हमने बड़ी मन्नतें मांगी उनसे कि आप जी आइए बैठिए यहाँ पे। इरिटेट हो के कल परसों भी उनने किसी चैनल में बोल दिया, देखो जी मेयर पूरे मुल्क में घूमता है। तो मतलब ये क्या, कौन सा वीज़ा उनको दिया था, किस राजे ने दिया था कि वो पूरी दुनिया घूमेंगे वो? हाँ, और वो वाजपेयी गवर्नमेंट के MOS एक्सटर्नल अफेयर्स भी बनेंगे। ही विल बिकम द एम्बेसडर, मुस्लिम एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अ BJP गवर्नमेंट। ये दिस इरिटेबिलिटी, ये दिस स्पॉइल्ड ब्रैट एटीट्यूड कि वो जी B टीम है, वो जी सौदागर है, ये जी ये है। जनाब हमें पता है क्यों मुंह खुलवा रहे हैं। गाड़ियां बदल बदल के आप कहाँ गए, किधर गए, कहाँ मीटिंगें की, क्या की, इंटरमीडियरीज कौन थे, सब पता है। रहने दीजिए इस बात को। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जुनेद मट्टू बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि NC को और खासकर उमर अब्दुल्ला को कहा है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुंह मत खुलवाइए। अगर मुंह खुल गया तो बहुत कुछ सामने निकल कर आएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।